हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और वो जो दीवाल में सुराख है साजिश का हिस्सा है। वो जो दीवाल में सुराख है वो साजिश का हिस्सा है। उसको भी हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। उसको भी हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। दोस्तों, आज हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और हम सभी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। दोस्तों, आज का दिन उन सभी लोगों को नमन करने का दिन है, उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज उस गांधी को याद करने का दिन है जिसने लाठी लेकर एक लंबी डांडी मार्च की यात्रा की और अंग्रेजों के कानून को जाकर तोड़ा। आज उस सुभाष चंद्र बोस को याद करने का दिन है जो पोर्ट ब्लेयर में जाकर भारत का झंडा सबसे पहले लहराए, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। दोस्तों, आज सरदार पटेल को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने संघर्ष के साथ इस पूरे देश को एक करने का काम किया। दोस्तों, आज ना जाने ऐसे कितने वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस देश की मिट्टी को सींचा और तब जाकर आज हम आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। दोस्तों, ऐसे वक्त पर हमें उन क्रांतिकारियों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया ताकि उनके सपने, उनके सोच इस देश को आज़ाद कराने में, उनकी बलिदान इस देश को आज़ाद कराने में काम आए। दोस्तों, हम उन भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल अशफाकुल्ला सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के। और फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए जब भगत सिंह से उनके एक अधिकारी ने उन्हें देखा तो भगत सिंह ने उस अधिकारी को कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप किसी हिंदुस्तानी को फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए देख रहे हैं। इस निर्भीकता के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि हिंदुस्तान आजाद हो सके। दोस्तों, एक बात है जो आपको बतानी बहुत जरूरी है। वो बात यह है कि जब भगत सिंह फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे तो उसके पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था अपने छोटे भाई कुलतार सिंह को, और उसमें उन्होंने लिखा था उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें यह शौक है देखे सितम के इंतहा क्या है। बाहर से क्यों खफा करें, चरख को क्यों गिला करें। सारा जहां अदू आओ सही मुकाबला करें। कोई दम महमा हूं अहले महफिल, चिरागे शहर हूं बुझा चाहता हूं। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक फानी रहे ना रहे। खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों ने मिलकर इस देश को सींचा था और जब वो ये देश आजाद हो चुका है तो अब हमारी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। क्योंकि इन लोगों की सोच, जो महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, इनकी सोच जब आप इनकी कहानियों को पढ़ेंगे, इनकी विचारों को पढ़ेंगे, इनके विचार जो अखबार में छपते थे, कीर्ति में भगत सिंह के इतिहास छपते थे, यंग इंडिया में महात्मा गांधी के इतिहास छपते थे, ना जाने और भी कितनी किताबों में इन्होंने अपने विचार रखे हैं। जब आप उन विचारों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन लोगों की सोच सिर्फ हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की नहीं थी। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि सिर्फ हिंदुस्तान को आज़ाद करा देंगे और फिर कहानी खत्म हो जाएगा। अगर यही सोच होता तो चौरा चौरी कांड जब हुआ था 1922 में, जब अंग्रेज घुटने पर आ गया था, असहयोग आंदोलन के बाद अंग्रेज जब घुटने पर आ गया था, लेकिन चौरा चौरी कांड होने के बाद महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। इसलिए लिया, उन्होंने कहा कि भारतीय अभी आज़ादी लेने के लिए सक्षम नहीं हुए हैं, उन्हें अभी और जानकारी और उन्हें और शिक्षा की जरूरत है ताकि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को बेहतर तरीके से समझ सके। दोस्तों, इस लोकतांत्रिक मूल्य को समझने के लिए इन तमाम चीज़ों को समझने की आज जरूरत है। और जब हम भारत आज आज़ाद हो चुका है तो हमें इस बात का भी मूल्यांकन करने की जरूरत है कि हम क्या उन अपने वीर शहीदों के, उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा कर पाए हैं, क्या हम उस और बढ़ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करने का आज का वक्त है और आज हम उन चीज़ों को मूल्यांकन करेंगे। दोस्तों, अभी कोरोना का काल चल रहा है और पूरे विश्व को ये कोरोना अपने चपेट में लेके रखा हुआ है। ऐसे में अर्थव्यवस्था से लेकर हर क्षेत्र आज नई नई चुनौतियों को झेल रहा है और हर क्षेत्र जो है आज धराशायी होता चला जा रहा है। ऐसे में शिक्षा क्षेत्र अपने आप में धराशायी होता हुआ प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, किसी देश का आने वाला भविष्य कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के नौजवान किस प्रकार से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर ही ग्रहण लग चुका है, क्योंकि स्कूल पूरी तरीके से बंद है और सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो चुकी है। दोस्तों, वक्त बदल रहा है, तकनीक बदल रही है और इस तकनीक के साथ हमें भी बदलना होगा।
अगर हम इस तकनीक के साथ अपने आप को नहीं बदल सके तो बढ़ती इस दुनिया की रफ्तार में हम कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो आज हम भारतीयों को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम कैसे अपने तकनीक में आगे बढ़े और किस प्रकार से हम अपने लोगों तक अपनी तकनीक को पहुंचा सकें। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान में इंटरनेट की स्पीड कम है, ठीक है, ये बात सही है, और हर गांव तक नेटवर्क की पहुंच नहीं है। ये हमारे लिए चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को भी दूर करना हमारी ही जिम्मेदारी है। लेकिन यहां पर हमें यह समझना होगा कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, क्या हम उन संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज आपके हाथ में मोबाइल फोन उपलब्ध है, नई नई टेक्नोलॉजियां उपलब्ध है। आज दुनिया का सबसे ताकतवर चीज अगर कोई है तो वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है। यानी कि अगर सरल भाषा में हम बात करें तो आपके हाथ में जो मोबाइल है वो दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया का जो चीज सबसे ताकतवर होता है उसे संभालना उतना ही खतरनाक होता है, ठीक है। सांप को सबको नहीं पाल सकता। परमाणु बम के बारे में आपको पता होगा। परमाणु बम दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज है और परमाणु बम अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया को मुफ्त में बिजली दिया जा सकता है उसे परमाणु ऊर्जा की मदद से, ठीक है। लेकिन अगर उसी परमाणु बम का गलत इस्तेमाल किया जाए तो यह परमाणु बम पूरी दुनिया को खत्म करने वाला एकमात्र कारण बनकर सामने आएगा। इससे ये बात समझ में आता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे सामने जो हमारे हाथ में जो आज मोबाइल फोन है वो भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। अगर हम इस मोबाइल फोन का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये मोबाइल फोन दुनिया में हमें सबसे शक्तिशाली बनाकर सबके सामने लाएगा, और अगर हम इस मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनकर सामने आएगा। दोस्तों, आज हर क्षेत्र पर बात करने की जरूरत है। हर लोग अपने अपने स्तर से इस देश को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, वो शिक्षक हो, वो छात्र हो, वो सैनिक हो, वो दुकानदार हो, वो किसी व्यापार में लगे हुए हो, कोई पुलिस वाला हो, या किसी भी क्षेत्र में लगा हुआ कोई एक व्यक्ति इस देश की उन्नति में अपना योगदान दे रहा है, और वो योगदान उन्हें देते रहना चाहिए जिससे कि देश निरंतर आगे बढ़ता जाए। दोस्तों, आज जैविक कृषि की बात हो रही है क्योंकि कोरोना काल में जो है पूरी दुनिया अपने आप को स्वस्थ करने की ओर जा रही है। हेल्थ पर एक बार फिर से लोगों का नजर आया है, इन्वायरमेंट पर लोग फिर से सोच रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें भी ये विचार करना होगा कि हम जैविक कृषि की तरफ जाएं। जैविक कृषि मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये होता है कि वैसी कृषि जिसमें कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाए, मतलब कि जिसमें कि बाजार से जो खाद केमिकल्स हम लोग खेत में डालते हैं उसका इस्तेमाल ना किया जाए, और वहां पर जो है हम लोग गोबर का इस्तेमाल करें, वहां पर हम लोग जो है घर में बनाए हुए कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। इससे हेल्दी होने की संभावना बढ़ जाएगी। और भारत की 75% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, इसलिए इस क्षेत्र में हमारे सामने बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र में हम बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, आज नई नई तकनीक और नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करने का दिन है। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, और इसरो ने अपने आप में बहुत बड़े बड़े आयाम को प्राप्त किया है। इसरो ने नए नए सैटेलाइट छोड़े हैं, इसरो ने बहुत बड़े बड़े काम किए जिससे हिंदुस्तान को बहुत लाभ हुआ और हिंदुस्तान का मान और सम्मान विश्व स्तर पर ऊंचा हुआ। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि हमने आगे बढ़ा, लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हर बढ़ता हुआ समाज, हर तरक्की पसंद समाज अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अपने होने वाली प्राकृतिक त्रासदियों से लड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस प्रकार से बाढ़ आता है, जिस प्रकार से तूफान आता है, तो हम उसके पहले से जानकारी अगर प्राप्त कर लें तो उससे होने वाले नुकसान की हम भरपाई कर पाएंगे। दोस्तों, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो भारत की बहुत बड़ी आबादी बाढ़ से ग्रसित है, तो उस बाढ़ से ग्रसित आबादी को कैसे बाढ़ से ग्रसित ना रहे, वो किस तरह से समाज की मुख्य धारा से जुड़े, उनका नुकसान ना हो सके। बाढ़ आने से छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, उस इलाके में रहने वाले लोगों का 4 महीना 5 महीना वो लोग पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है। तो आज इस बातों पर भी ध्यान देने का दिन है कि कैसे हम समाज की उस तबके को भी समाज से अच्छी तरीके से जोड़ सके जो किसी प्राकृतिक त्रासदियों के कारण हमसे दूर होते जा रहे हैं, उनका जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसके लिए हम किसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए हम इसरो का मदद ले सकते हैं, जिससे कि हम इन तमाम चीजों को सही कर पाने में सफल हो सके। दोस्तों, ये तमाम तरीके की उपलब्धियां हमारे साथ है और इस तमाम तरीके के संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। बस थोड़ी सी ताकत और थोड़ी सी जोर लगाने की जरूरत है। उसके बाद हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बनकर उभरेगा। जो हम गाना सुनते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक अपील और करना चाहूंगा। दोस्तों, हमारा देश
वसुधैव कुटुंबकम का देश है हमारा देश, सभी को गले लगाने वाला देश है। किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट या दंगा फसाद हमारे देश में स्वीकार किसी को नहीं हो सकता। अतः हम शांति बनाएं, सब मिलजुल कर रहें और हिंदुस्तान को फिर से आगे बढ़ाएं, हिंदुस्तान को विश्व शक्ति बढ़ाने में अपना योगदान दें। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले बस यही कहना चाहूंगा रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों में कि हम चलो बसाएं नया नगर, हम चलो बसाएं नया नगर, जहां न होवे छोट बड़ाई, जहां न होवे छोट बड़ाई। हम चलो बसाएं नया नगर, जहां न होवे छोट बड़ाई। गले मिले सब भाई भाई, ऊंच नीच का भेद न होवे, प्रेम का होवे डगर डगर। हम चलो बसाएं नया नगर, हम चलो बसाएं नया नगर। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।